to have this opportunity of interacting with Mr. Rajat Sharma today. So we see you on television every day on prime time, and rightly so, they introduced you. You're no less than India's celebrity. But today, is Adalat mein, we want to get to know Rajat Sharma, the person. We want to know about your views and opinions and get to know you better. So, my first question to you is what were you like in college? How were you as a student? And what was your involvement like in student politics? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सेंट जेवियर्स का मुझे बुलाने के लिए। और कोरोना के इस काल में हमेशा बेहतर तो होता कि हम आमने सामने बैठते, बातचीत करते, सवाल पूछते, लोग सामने होते तो लोगों का रिएक्शन भी देखने को मिलता है, वो हमेशा बहुत अच्छा लगता है। 1 साल हो गया मुझे अपने आप को कमरों में कैद किए हुए। सिर्फ शाम को स्टूडियो में जाकर जो डेली शो है आज की बात, उसके लिए वक्त निकालता हूँ। अदरवाइज आई एम कन्फाइंड to this room in the office or at home in my study. So it's a very difficult time. कोरोना ने मुझे लगता है कि जिंदगी जीने का तरीका बदल दिया, लोगों का मरने का तरीका भी बदल दिया, दुनिया में आने का जाने का ये सारे तरीके बदल दिए। तो लेकिन तो भी आपने बुलाया मुझे और मौका दिया बात करने का। और जहां तक ये आपने मेरी अदालत लगाने का फैसला किया है, ठीक है, इससे वेलकम आइडिया। आपका पहला सवाल था ये कॉलेज में आपका कॉलेज जीवन कैसा था? आप अगर इफ यू कैन गो बैक इन टाइम और हमें बताएं। कॉलेज शुरुआती दिनों में कॉलेज का जिंदगी का लाइफ ऐसे सेक्सी लाइफ नहीं थी जैसी ये टीवी पर आपकी अदालत में आप लोग देखते हैं। मुश्किल के दिन थे। मैं एक साधारण परिवार से आया था और श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मेरा एडमिशन हो गया, क्योंकि हाई सेकेंडरी उस जमाने में होती थी, नंबर अच्छे आए थे, मेरिट में था, तो एडमिशन हो गया। जब एडमिशन हुआ उस कॉलेज में जो आने वाले लोग थे, पहला व्यक्ति जिससे मेरी मुलाकात कॉलेज में हुई वो थे अरुण जेटली। अब दुनिया में नहीं है, लेकिन 45 साल उस दिन से मेरी जो दोस्ती शुरू हुई वो आखिर तक रही। और दोस्ती भी कैसे हुई कि मैं फीस देने के लिए कॉलेज में लाइन में लगा हुआ था, और जब मेरा नंबर आया तो मेरे पास जो पैसे थे 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के नोट इकट्ठे करके वो मैं जब देने लगा गिन के, तो वो कैशियर साहब ने मुझे डांटना शुरू किया कि कहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि बाकी लोग तो अच्छे। मेरे पीछे लाइन में रोहिंटन नरीमन थे जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो तो ऐसे लोग थे जो अच्छे परिवारों से आए थे। उनके फादर बहुत बड़े वकील थे। और भी लाइन में जो लोग रहते थे, कपड़ों से पता चलता था कि मैं कैसे बैकग्राउंड से आता हूँ, वो कैसे। और फिर अल्टीमेटली हुआ कि जब वो फीस देने लगे तो उसमें 5 रुपए कम पड़ गए, तो कैशियर साहब तो बहुत चिल्लाए कि कहाँ से आ जाते हैं और कल आना। अब मुझे डर लगा कि अगर आज मैंने फीस जमा नहीं कराई, हो सकता है कल एडमिशन ना हो। तो फिर पीछे से एक आवाज आई जिन्होंने कैशियर को डांटा कि भाई ये फ्रेशर से आप ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, और अपनी जेब से 5 रुपए निकाले। तो मुझे याद है कि व्हाइट शर्ट, व्हाइट पैंट, एक ब्लैक बेल्ट थी उस जमाने के, यहाँ तक कि उनकी कलमे थी, वो अरुण जेटली थे। He was outgoing president of the college union and he was taking around to see that everything is all right. And I told him नहीं आप, उन्होंने मुझे 5 रुपए दिए, कहा फीस दो, तो मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा बाद में दे देना। और फिर उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और वहां कैशियर से कैंटीन तक वो मुझे साथ ले आए, और रास्ते में पूछते रहे कैसे बैकग्राउंड से आते हो, कहाँ रहते हो, कौन से स्कूल से आए हो, क्या हिंदी मीडियम का स्कूल है। All kinds of questions he had. He wanted to know about my life, my interest. In those 5-minute walk, he found out everything about me. And that relationship developed and continued till the day he died. Those 45 years, I always felt that his hand was on my back. He was my friend, philosopher, guide, everything. So this is how my college day started. And really took off to a different level. And all these people who became my friend. कॉलेज में सबसे बड़ी बात ये हुई तानिया की, मेरे सपने जो बहुत छोटे थे, जब एंटर किया था तो सपने थे कि एक बैंक पे क्लर्क बन जाएंगे, और उन दिनों बैंक में ओवर टाइम मिलता था तो थोड़े ज्यादा पैसे कमाएंगे, घर वालों की गरीबी दूर कर सकेंगे।
लेकिन उस कॉलेज में ये लोग जो दोस्त मिले, उन लोगों ने बड़े बड़े सपने देखना मुझे सिखाया, बड़ा सोचना सिखाया। और फिर स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आए और उसी में जयप्रकाश नारायण आंदोलन शुरू हुआ, अरेस्टेड, आई वाज इन जेल, और फिर तो राजा जी, आपने कोरोना के बारे में बोलते हुए शुरू किया था, तो कोरोना काल से तो हम गुजर रहे हैं, लेकिन मैं पर्सनली और सबके बिहाफ पे आपके चैनल को और चाहती हूँ, क्योंकि आसान नहीं इतने कठिन में कवरेज करते रहना, तो माय सैल्यूट टू यू फॉर दैट। और थैंक यू अपनी कॉलेज लाइफ के बारे में शेयर करने के लिए। और मैं जानती हूँ ये कि आपकी एक बहुत ही 10x10 के कमरे से बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, और आज आप एक चेयरमैन हैं और मैनेजिंग एडिटर हैं इंडिया टीवी के। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा? और एक एनेक्डोट भी बताऊंगी, मैंने आपका शो देखा था सलमान खान के साथ, जब उन्होंने आपसे यही सवाल पूछा था, तो ये कहानी मैं तो जानती हूँ। And I was very full, sir. I was very full when I heard your story. तो मैं चाहती हूँ कि बाकी के जो आज के दर्शक हैं वो भी उसको जान पाएं। बचपन में आप ठीक कह रही हैं, काफी तकलीफ की जिंदगी थी, संघर्ष की लाइफ थी। पुरानी दिल्ली में सब्जी मंडी इलाके में तीसरी मंजिल पर एक बिल्डिंग में एक 10x10 का कमरा था। उस कमरे में 7 भाई, एक बहन, एक बीमार माँ और एक बीमार पिताजी, 10 लोग रहते थे। और इतनी जगह नहीं थी कि हम उसमें फर्श पर एक साथ सो पाए, तो जैसे कपड़े की दुकान में तख्ते लगा देते एक के ऊपर एक, तो उसके ऊपर ऐसे सोते थे, कभी कभी ऊपर से नीचे गिर भी जाते थे। घर में नल नहीं था, तो नहाने के लिए गली के कोने पर एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का नल था, वहां पर हम नहाते थे, और 2 बाल्टी पानी एक माँ के लिए एक बहन के लिए ले आते थे। खाने को कभी होता था, कभी नहीं होता था। उन जमाने में अमेरिका से गरीब लोगों के लिए पाउडर का दूध आया करता था, लाइन में रख के वो पाउडर के डिब्बे ले आते थे, उसको गर्म करके उसको दूध बना करके कई कई दिन उससे काम चलता था। घर में बिजली नहीं थी, तो पढ़ने के लिए पास में एक रेलवे स्टेशन है, वहां पर मैं जाता था पढ़ने के लिए। तो ऐसे ही जिंदगी गुजरती थी, लेकिन इतना संघर्ष, इतनी तकलीफ थी, लेकिन हमारे जो बाबूजी थे, जो पिताजी थे, वो बड़ी हिम्मत देते थे। जब भी हमें लगता था कि हम कहीं परेशान हैं, दुखी हैं, एक दिन मैंने उनसे कहा कि क्या ये जिंदगी है? उन्होंने पूछा क्यों? तो मैंने कहा ना पहनने के कपड़े हैं, ना अच्छा स्कूल है, ना खाने को ठीक से मिलता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, अगर अच्छा स्कूल होता, अच्छे कपड़े होते, अच्छी गाड़ी होती, घर अच्छा होता, तो खुश रह रहे थे, तो कौन सी बड़ी बात थी। चैलेंज तो ये है कि गरीबी में, अभाव में, तकलीफ में, भूख में खुश रह के दिखाओ। तो ये ऐसी बातें वो कह देते तो जीवन में उतर जाती थी, और वो उसका असर होता था, लगता हिम्मत आती थी कि लड़ने की, बनने की, सोचने की। जिस घटना का आप जिक्र कर रही थी, वो घटना मैंने कई बार बताई है। हमारे घर में क्योंकि बिजली नहीं थी, तो टीवी रेडियो का सवाल नहीं पैदा होता, तो हम पड़ोस के घर में टीवी देखने जाते। उस घर में पैसे वाले लोग थे, थोड़ी दोस्ती भी हो गई थी। और उस जमाने में जो फिल्म है टीवी पर, वो आधी सैटरडे को आती थी, बची हुई फिल्म संडे को आती थी। एक ही चैनल था, दूरदर्शन। तो सैटरडे को आधी फिल्म देख ली, और बची हुई संडे को जब देखने गए, तो उन लोगों ने अपना घर अंदर से बंद कर दिया। तो जब मैं वापस आया तो आंख में आंसू थे। बाबूजी ने पूछा कि क्या हुआ? तो मैंने कहा हम फिल्म देखने गए थे, और उन्होंने टीवी पर, उन्होंने अपना दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, बोला नहीं। तो उन्होंने एक सेंटेंस कहा, उन्होंने कहा कि तुम किसी दूसरे के घर में किसी तीसरे को टीवी पर देखने जाते हो, अगर दम है तो कुछ ऐसा करो कि तुम टीवी पर आओ और लोग तुम्हें। ये उनके मुंह से निकला हुआ वाक्य मेरी जिंदगी का एक बड़ा, जिसको कहते हैं मिशन बन गया। उस समय तो सोचा नहीं था, कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन जब मौका मिला तो बार बार मुझे उनकी बात याद आई।
और सौभाग्य की बात यह कि वो 97 बरस तक जिए और उन्होंने अपने आखिरी दिनों में मुझे टीवी पर आते देखा और उनका ये जो सपना था वो पूरा हुआ, उसका बहुत संतोष मुझे। आपकी कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है और शायद आज आपकी इस कहानी को सुन के हमारे ही बीच कोई और इंस्पायर हो जाए, क्योंकि आपकी कहानी ये प्रोत्साहित करती है कि सिर्फ इनकम और बैकग्राउंड से आपका करियर डिफाइन नहीं हो सकता है। आपकी मेहनत और जो आपने कहा था दम होना चाहिए, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। और आपकी अदालत इज वेरी वेरी आइकॉनिक शो, सब जानते हैं, सबकी जबान पे रहता है। आई थिंक यू डू अ ब्यूटीफुल जॉब एट इट। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, और थोड़ा सा आप ये भी बताइए कि बिहाइंड द सीन क्या होता है, हाउ डू यू गो अबाउट प्रोड्यूसिंग द शो, क्रिएटिव कैसा? दोनों बातें आपको बताता हूँ। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो हमारे देश की मिट्टी है ना, ये सबको अवसर देती है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि उस अपॉर्चुनिटी को हम सक्सेस में बदलें। We all get opportunities everywhere, everyone gets chances. So I got my chance. मैं कॉलेज पास करने के बाद में प्रिंट में चला गया था। पहले ऑनलुकर मैगजीन में रहा, फिर संडे ऑब्जर्वर में एडिटर रहा, फिर द डेली न्यूज़पेपर है। लेकिन टीवी तो बिल्कुल सोचा ही नहीं था। उस जमाने में जी टीवी शुरू हुआ और जी टीवी के जो ओनर थे सुभाष चंद्रा, इनको मैं जानता था क्योंकि ये अखबार के लिए कभी कभार मुझे मिलते थे। मुंबई में एसएल वर्ल्ड इनका चलता था, उसकी कभी खबर छपाने के लिए। तो हम दिल्ली से मुंबई आ रहे थे फ्लाइट में, तो गुलशन ग्रोवर जो फिल्म एक्टर है, ये उस फ्लाइट में थे और मेरे साथ बैठे हुए थे। गुलशन ग्रोवर कॉलेज में हमारे साथ थे, वो कॉलेज से ही ड्रामेटिक्स करते थे और एक्टर बनना चाहते थे। वो एक्टर बन गए थे और वो मुंबई जब जा रहे थे तो उन्होंने मुझे कहा कि सुभाष चंद्रा कैसे फ्रेंच कर दाढ़ी रखती है। तो गुलशन ने मुझे ऐसे कहा, यार इसको तू जानता है, तू इससे भी बात कर रहा था। ऐसा रहा, जानता हूँ। और एक एडिटर की एरोगेंस थी मेरे अंदर कि हाँ क्या है, इसको तो मैं जानता हूँ। तो गुलशन ने मुझे कहा, भाई इसने एक चैनल शुरू किया जी टीवी और 2 महीने हुए हैं वो चैनल शुरू हुए। अगर उसमें, वो एंटरटेनमेंट चैनल था उसमें, तो कहा कि अगर उसमें मेरा इंटरव्यू आ जाए तो मुझे फायदा होगा, मेरा प्राइस बढ़ती है। तो आई टोल्ड अभी मैं क्या देता हूँ। तो मैंने इनको कहा, सुभाष जी भाई हमारा एक दोस्त है, इसको इंटरव्यू करवाओ। तो उन्होंने कहा, जी कौन करेगा इंटरव्यू? मैं तो बिजनेसमैन आदमी हूँ, मैं तो इस मीडिया का आदमी नहीं हूँ, तो आप करो। तो मुझे थोड़ा कंटेम्प्ट लगा कि मैं एक अखबार का एडिटर, मैं तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बातें करने वाला, देश की बड़ी बड़ी एकता और अखंडता की ऐसी बातें करने वाला, मैं कहाँ गुलशन ग्रोवर का इंटरव्यू करूंगा। तो मैंने उनको ये कहना शुरू किया, मैंने कहा, अरे भाई सुभाष क्या बात कर, तो 2 आदमी बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, तो कौन देखेगा उसको, क्या मतलब है इसका? तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा, भाई एक कटघरा लगाओ, उसमें बिठाओ नेताओं को और उनको पब्लिक के सामने सख्त सवाल पूछो, जूते मारो, देखो फिर पब्लिक होगी सामने, वो जब अदालत लगेगी तो मजा आएगा। और ये मैं काफी देर तक बोलता रहा। उसके बाद वो अनाउंसमेंट हो गई, अपनी अपनी सीट पर बैठे, हम बैठ गए, फ्लाइट लैंड हुई, चले गए। तो 2 दिन बाद मुझे सुभाष जी ने फोन किया कि भाई आपसे बात करनी है। मैंने कहा बताइए, मैं आता हूँ। बोले नहीं मैं आता हूँ आपके पास, मुझे काम है। तो वो मेरे ऑफिस आए, अखबार के ऑफिस में, और उन्होंने मुझे कहा कि वो जो आपने सजेस्ट किया था कि अदालत का ऐसे प्रोग्राम करना चाहिए, तो वो बड़ा अच्छा आइडिया है, मैंने अपने लोगों से डिस्कस किया था, आप वो करिए। मैंने कहा कौन सा आइडिया? तो उन्होंने कहा वो जो आप कह रहे थे। अरे मैंने कहा सुभाष जी मैं तो ऐसे ही आवाजी कर रहा था, कोई मतलब मैं तो कभी प्रोग्राम क्या करूंगा, मैं तो ऐसे ही आपको। उन्होंने कहा नहीं इंसिस्ट कर। लेकिन ये काफी दिन तक ये सिलसिला चलता रहा, मैं ना कहता रहा। और वो फिर उन्होंने 2 लोगों को, करुणा समतानी, कमलेश पांडे को मैं जानता था, सुभाष घई की फिल्म डायलॉग राइटर थे, वो मुझे मिलने आए। इन दोनों ने मुझे इन्होंने कहा अच्छा आप एक करके तो देखो, नहीं अच्छा होगा तो उसको टेलीकास्ट नहीं करेंगे, लेकिन एक चांस तो लो। तो मैंने फिर आपकी अदालत का पहला प्रोग्राम रिकॉर्ड किया। पहला प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग लालू यादव की थी और वो हिलेयर्स थे, मास्टर कम्युनिकेटर थे, और वो प्रोग्राम ऐसा सुपर हिट हुआ। उसके बाद फिर ये जिंदगी बनी। तो बिहाइंड द सीन्स कैसे रहता है जब आप? इसमें बिहाइंड द सीन बहुत कम होता है, क्योंकि इसी प्रोग्राम इज डिपेंडेंट ऑन द एंकर।
और जो अपनी रिसर्च है वो मैं ही करता हूँ, मेरी टीम है वो दे देते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ कागज दे सकते हैं, उसमें से क्या पूछना है क्या करना है वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। जैसे एक एग्जाम के लिए आप लोग प्रिपेयर करते हैं, स्टूडेंट जितने यहाँ बैठे हैं, मैं भी हर हफ्ते एग्जाम के लिए ऐसे ही प्रिपेयर करता हूँ। मैं आपकी अदालत में प्रिपेयर करता हूँ, अच्छा ये पूछूंगा तो अगर उन्होंने ये कह दिया तो, अगर ये कहा तो ये फिर क्या होगा, फिर मैं क्या जवाब दूंगा। इतनी तैयारी के बाद भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि वो जो मैंने तैयार किया होता है उसमें से 20-25% यूज होता है, बाकी ज्यादातर स्पॉन्टेनियस होता है। वो मुझे लगता है कुछ भगवान की कृपा है, बाबूजी का आशीर्वाद है कि वो ऐसे सवाल निकलते हैं, वो लिखे हुए तैयार किए नहीं होते। लेकिन अगर मैं इतनी तैयारी करता हूँ तो पूछने के लिए उसमें से इतना ही रखता हूँ। और एक और मैं आपके साथ बात शेयर कर सकता हूँ कि आज भी, अब पिछले साल भर से तो मैंने आपकी अदालत रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अब 27 साल से जब भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग होती है तो उससे कई समझिए 12-13 घंटे पहले मेरी जान निकलनी शुरू होती है और मुझे लगता है कि नहीं यार ये तो कैसे करूंगा, पता नहीं, अब तक तो मैंने फ्लूक में कर लिया, आज तो एक्सपोज ना हो जाऊं, कहीं सवाल ही ना निकले मुंह से। कभी मुझे लगता है आज ही ना लाइट चली जाए, आज ये स्टूडियो की छत गिर जाए, आज कम से कम रिकॉर्डिंग कैंसिल हो जाए, तैयारी करके कल कर लूं। लेकिन मेरी वाइफ ऋतु है, वो इस प्रोग्राम को डायरेक्ट करती है और 27 साल से वो प्रोग्राम को डायरेक्ट कर रही है। अब तो मेरी इन बातों को समझ गई है, पहले वो परेशान होती थी, अब वो सोचती है ये तो ऐसे कहेगा, कोई बात। जब करीब 2 मिनट रह जाते हैं और फिर कहता है चलो चलो भाई पीछे चलो, मेकअप हो गया पीछे, तो ये एंट्री पॉइंट है। उस समय मेरे पैर कांप रहे होते हैं बस, और मैं कहता हूँ ये भगवान आज ये प्रोग्राम निकाल दे, इसके बाद मैं कभी नहीं करूंगा, बंद कर दूंगा, अब मेरे से नहीं होता। लेकिन जब वो काम में उनकी आवाज पड़ती है 10 seconds to go, 9, then she says साउंड, कैमरा, एक्शन, उसके बाद मुझे नहीं पता होता। फिर तो देन आई गो इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। वो 1 घंटा रिकॉर्डिंग हो जब होती है, जितना प्रोग्राम टेलीकास्ट लगभग उतना ही रिकॉर्ड करते हैं, वो फिर देन आई एम इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। वो कैसे होता है और फिर बाहर जब खत्म होता है फिर मैं कहता हूँ भाई आप अगला शो प्लान करें। तो ये हमेशा यही प्रोसेस है। चलिए रजत जी, अगर आपको ऐसे लगता है तो बहुत ही रियश्योरिंग है कि इतने सालों की बात थी। ठीक है, बहुत ही अच्छा। और आप लेकिन बहुत ही कड़े सवाल पूछते हैं अपने कटघरे में खड़े लोगों से, और वो आपका मुस्कुराहट से पूछने वाला स्टाइल ऑडियंस को बहुत पसंद आता है। खैर इसीलिए शो बहुत पॉपुलर है। तो आपके हिसाब से आपका स्टाइल ऑफ जर्नलिज्म जो है वो ऑडियंस के साथ क्यों रेजोनेट करता है? हाउ वुड यू डिफाइन? देखिए, मैं जब सवाल पूछता हूँ ना, तो तानिया मेरे मन में ये सवाल रहता है, ये ख्याल क्या रहता है कि मैं वो सवाल नहीं पूछूं जो क्योंकि मेरे तरीका सोचने का, पूछने का अलग, मेरी अलग चीज हो सकती है, लेकिन पब्लिक क्या पूछना चाहती है। अगर पब्लिक अपने सामने सलमान खान को देखे तो पब्लिक उनसे क्या पूछना चाहेगी? तो पब्लिक उनके तारीफों में तो नहीं जुटेगी, उनको लगे यार इनसे पूछे वो जो ब्लैक बक का केस हुआ था एक्चुअली हुआ क्या था, या जो आपने कार से एक्सीडेंट कर दिया था वो हुआ क्या था, या ऐश्वर्या राय के साथ आपका चक्कर कैसे रहा, फिर टूटा कैसे। तो ये कटरीना कैफ के साथ आपको चल रही है कि नहीं चल रही। अब क्या होता है कि आप देखेंगे सलमान से कोई अगर ये सवाल पूछे तो सीधे जवाब ही नहीं देते, वो इधर देखते हैं उधर देखते हैं और 2 मिनट में टका देते हैं। मेरे सामने ये चैलेंज हमेशा होता है, और ये एक एग्जाम्पल है सलमान के प्रोग्राम का जो मुझे हमेशा ध्यान रहता है, क्योंकि ये चैलेंज था, मुझे मालूम था कि वो नहीं जवाब देते। और लेकिन मैंने 1.5 घंटे तक का उनका शो किया, जो नॉर्मली 1 घंटे से बढ़कर 1.5 घंटा हो गया था, और उसमें मैंने उनसे सब बातों पर बात की और सब पर बोले वो खुलकर। और आपको बताऊं कि जब वो आए थे तो वो ऐसे थे सीधे और बिल्कुल फ्रेंडली नहीं थे, और जो कटघरे में गए तो वह खड़े हो गए। तो मैंने कहा बैठे, नहीं आप बैठेंगे नहीं, पूछे क्या पूछना है। तो मुझे लगा ये थोड़ा मतलब जवाब ही नहीं देंगे तो कैसे होगा। धीरे धीरे जब मैंने पूछना शुरू किया, उनको एक बात लगी कि मेरी नीयत साफ, मैं एज ए प्रोफेशनल अपना काम कर, और मेरा इरादा उनको नीचा दिखाने का या उनको तंग करने का नहीं, इन चीजों में से कोई हेडलाइन निकालने का नहीं। जब यही विश्वास पड़ता है तो फिर वो उन्होंने एक एक करके जवाब दिया, और बाद में उन्होंने मुझे कहा
कि सर मैं तो खुद ही एकदम सरप्राइज हो गया कि मैंने इतनी बातें कैसे कर दी। और लोगों ने भी मुझे कहा कि किसकी हिम्मत है कि उनसे वो ऐश्वर्या के बारे में, कटरीना के बारे में, अफेयर्स के बारे में पूछे। बट ही आंसर्ड वेरी फ्रेंडली, और हर चीज उन्होंने जवाब दिया। और वो भी तैयारी करके आए थे। उन्होंने उस प्रोग्राम में मुझसे कहा, अच्छा सर आपने मेरे से बहुत पूछ लिया, आप जरा, मैंने कहा पूछे थे, पूछना क्या है सर। और वो आए सामने और उन्होंने मुझे कहा, सर ये बटन खोलिए और वो टाई वाई थोड़ा ढीला करिए और बैठिए, और पुशअप्स किए। तो 10 बार उन्होंने सोचा था मैं जरूर 2-4 में ही गिर जाऊंगा और तो फिर वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन जब 15-16 हो गए तो मैंने कहा नहीं अभी करते क्या, नहीं सर अब ठीक है, अब समझ आ गया, फिट हुआ। तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं। ये कुछ भी चीज ऐसी नहीं होती जो आदमी प्लान कर सके, सोच सके। लेकिन मेरा जैसे सलमान से मैंने उस प्रोग्राम में सीखा, और कितना वो चैरिटी करते हैं, कितना लोगों का भला करते हैं, लेकिन उसकी बात कभी नहीं करते। तो ये हर आदमी से नई नई चीज सीखने को मिलती है, किसी से कुछ, किसी जो आता है वो कुछ सिखा के जाता है। और ये मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य आपकी अदालत में, लोगों से जनता के सवाल पूछे, पब्लिक के सवाल पूछे, किसी को हर्ट नहीं किया, किसी को कॉर्नर करने की कोशिश नहीं की, किसी को अपमानित करने की कोशिश। तो सलमान खान के अलावा आपके कौन से गेस्ट थे जो आपके फेवरेट एपिसोड है, और जो जिसके साथ बात करके आपको सबसे ज्यादा मजा आया? मैं जब कर रहा होता हूँ ना वो सब फेवरेट लगते हैं, लेकिन वो मुझे लेकिन पब्लिक जैसे ज्यादा देखते थे। सलमान का प्रोग्राम जब आया था तो उसकी मैंने जिक्र से किया, बहुत बड़ी व्यूइंग थी। इसी तरह जब नरेंद्र मोदी आपकी अदालत में आए थे, जब प्रधानमंत्री बनने से बिल्कुल पहले, उस शो में उसकी जो व्यूअरशिप थी वो ह्यूज थी। उतना नंबर मीटर कभी किसी का नहीं पहुंचा। एक तो इलेक्शन था, उनकी हाजिर जवाबी, अब लोगों के मन में उनके बारे में उत्सुकता थी, बहुत सारी ऐसी चीजें जानना चाहते थे। तो वो प्रोग्राम मुझे लगता है बहुत सुपर हिट हुआ था। इसके अलावा ममता बनर्जी, कोलकाता वाले को मैं बताना चाहता हूँ, वो आई थी तो हिंदी उनकी बड़ी मुश्किल थी बोलना, तो वो, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम को बहुत इंटरेस्टिंग बनाया। उन्होंने वो शेर पढ़े, अच्छा शेर जो उन्होंने पढ़े वो ऐसे होते जो आमतौर पर ट्रक के पीछे लिखे रहते हैं। मैंने उनसे कहा था कि आप कांग्रेस से भी दोस्ती रखती हैं, आप बीजेपी से भी दोस्ती। उस समय वो बीजेपी के सरकार में मिनिस्टर थी, उनकी अलायंस पार्टनर थी। तो उन्होंने कहा, देखिए अजय जी, एक बात मैं बोलता आपको, रोशनी सूरज से होती है, सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। बड़े क्यूटली, इनोसेंटली उन्होंने कहा कि मेरी तो बस ये दोस्ती है बीजेपी में। तो ऐसे ये जब लोग ऐसे बोलते हैं तो मुझे बड़ा कई बार क्या होता है कि प्रोग्राम इंटरेस्टिंग बन जाता है, वो इंसिडेंट उतना याद रहता है। रेणुका चौधरी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, मिनिस्टर थी। वो जब आपकी अदालत में आई तो मैं उनको घेर रहा था, मैं उनसे पूछ रहा था कि उनके हस्बैंड के बारे में, कि उनके हस्बैंड, मुझे था कि वो उनके काम में इंटरफेयर करते हैं एज ए मिनिस्टर। तो मैंने पूछा कि आपके, तो उन्होंने कहा नहीं, एक बात बताइए, जस्ट टेल मी, एक बार रजत जी आप बताइए, आपकी शादी हो गई? तो मेरे मुंह से निकला, आपका इरादा क्या है? एंड दिस एवरीवन बर्स्ट इनटू लाफ्टर। ये जो चीजें हैं, कभी कभी ऐसे इंसिडेंट होते हैं जो याद है। शाहरुख खान के साथ बड़ा इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ था। शाहरुख खान जब आपकी अदालत में आए तो सिर्फ एक बाजीगर उनकी फिल्म रिलीज हुई थी उस समय, और आपकी अदालत भी शुरू हुआ था, 1 साल करीब हुआ था, तो हम नए नए थे दोनों में। वो जब आपकी अदालत में आए तो पहले लोगों ने कहा कि नहीं इतने नए स्टार को क्या लाना है। तो मैंने कहा ये बोलते बहुत अच्छा। मुझे एक बार एयरपोर्ट पर मिले थे, मैं देखा था इतनी अच्छी हाजिर जवाब है और इतने अच्छे जोक क्रैक करते हैं, मुझे लगा प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग। तो ये 25 साल पहले की बात है। वो जब बैठे थे तो ऑडियंस में किसने पूछा कि अच्छा आप ये बताइए कि आपके हिसाब से फिल्म इंडस्ट्री में नंबर 1 कौन है? तो उन्होंने कहा मैं हूं ना। क्या बात कर रहे हैं? तो मैंने कहा भाई आप तो अभी भी आए इंडस्ट्री में, मैंने सुना है कि अमिताभ बच्चन नंबर 1 है। तो उन्होंने कहा वो कौन है? तो मैंने उनको कहा कि हम देखिए हमारे शास्त्रों में कहा विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रता पात्रत्वा धर्माप्ति धना धर्मं तटस्थ। ही सेड थैंक यू, सेम टू यू। मैं उनको कहना चाहता था भाई हमारे शास्त्रों में सिखाया कि पोलाइट रहना चाहिए, पैर जमीन पे रहने से, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। बट ही हर्ड दैट श्लोक, मुझे मैं कुछ कहता उसके पहले कहा थैंक यू, सेम टू यू, और पीपल बर्स्ट इनटू लाफ्टर।
तो ऐसी हाजिर जवाबी, ऐसे जो इंसिडेंट है वो हमेशा याद है। बिल्कुल, और आपके सवाल और आपका जो प्रेजेंस है, तो ऑफ कोर्स जो आपकी रैपो बन जाती है अपने इंटरव्यूई के साथ, वो भी दिखाई पड़ती है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बहुत सालों से जर्नलिज्म में हैं, तो हाउ हैव यू सीन जर्नलिज्म इवॉल्व ओवर द इयर्स, और क्या कभी टीआरपी का स्ट्रेस रहता है, स्पेशली क्योंकि जब राइवल चैनल गिमिक्स करते हैं और आपके स्टाइल से विपरीत तरीके से प्रेजेंटेशन होती है, तो एज अ टेलीविजन एडिटर क्या आपको उस चीज की टेंशन रहती है? और इसके बारे में देखिए, मेरा तो मोटो यही है कि शोर कम खबरें ज्यादा। इंडिया टीवी के लिए हमेशा ही मैं यही कहता हूँ कि शोर मत मचाओ, और ये सब आपकी अदालत से जो इंस्पिरेशन मुझे मिलती है वो बाकी चैनल में भी मैं कोशिश करता हूँ, और बाकी मेरे जो फेलो एंकर से उनसे भी कहता हूँ कि जो हमारी तलखी है वो सवाल पूछने के अंदाज में नहीं होनी चाहिए, उसके कंटेंट में होनी चाहिए। अगर हमारा सवाल, हमारे पास इंफॉर्मेशन है ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसी तरह से जब हम न्यूज प्रेजेंट करते हैं, अगर न्यूज में पावर है तो उसको चिल्लाने की जरूरत नहीं, उसको तरीके से, इमोशन से लोगों को दिया जा सकता है। और टीआरपी ने, सच कहूं तो मुझे कभी बॉदर नहीं, कभी भी मुझे इसकी चिंता नहीं रही। मैं अपने लोगों से कहता हूँ ठीक है, हमें रेटिंग चाहिए, ये भी सही है कि उस रेटिंग से हमें रेवेन्यू मिलती है, लेकिन इन दोनों से पहले हमें रेस्पेक्ट चाहिए। तो रेस्पेक्ट पहले, फिर रेटिंग, फिर रेवेन्यू, इस हिसाब से हम लोग काम करते हैं और वो रिफ्लेक्ट होता है, और उसका पब्लिक का सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लोगों का कि इतने बरस उन्होंने इस थिंकिंग को, इस थॉट को, इस विचार को सपोर्ट किया। ग्रेट। और आपका इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म पे क्या विचार है? आजकल काफी प्रोमिनेंट फेसेस ऑफ द मीडिया हैव लेफ्ट देयर रिस्पेक्टिव चैनल्स, और उन्होंने अपना खुद एक वेबसाइट के तौर पे या यूट्यूब के तौर पे शुरू किया, और उन्हें व्यूअरशिप भी अच्छी मिलती है। तो आपका क्या विचार है ये न्यू ट्रेंड ऑफ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म? देखिए, ये इसको इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म नहीं कहता, मैं इसको डिपेंडेंट जर्नलिज्म कहता हूँ, क्योंकि वो डिपेंडेंट है इस बात पर कि उनके यूट्यूब चैनल को कितने हिट मिलेंगे, उससे वो पैसे उनके कितने बनेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग बहुत नेगेटिविटी में जाते हैं, और ये सोशल मीडिया में और ब्रॉडकास्ट मीडिया में मेन लाइन में ये फर्क है। सोशल मीडिया में जितनी नेगेटिविटी होगी, जितनी आप गाली देंगे, जितने अपशब्दों का इस्तेमाल करेंगे, जितना किसी को आप नीचा दिखाएंगे, उतने आपको हिट्स मिलेंगे। तो उनकी कोशिश वो हिट्स पर है, और हिट्स से चूंकि उनको पैसे मिलते हैं, तो ये इसको मैं बड़ा अनफॉर्चुनेट मानता हूँ कि ये होना नहीं चाहिए। और उसका नतीजा ये हुआ है कि उन लोगों की क्रेडिबिलिटी नहीं है, विश्वास नहीं है। लोग जानते हैं कि ये तो फला आदमी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, या फला आदमी को सपोर्ट करते हैं, ये इस विचारधारा को सपोर्ट करते हैं, ये इनका विरोध करते हैं। तो इसलिए जब वो लोग कुछ दिखाते हैं, कुछ बताते हैं, तो फिर लोग हमसे पूछते हैं कि सर ये ठीक है कि नहीं है, ये इन्होंने दिखाई है कि सही, कोई वीडियो आया साहब, ये वीडियो ठीक है कि नहीं है। तो जब सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस पर विश्वास नहीं है, क्रेडिबिलिटी नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी भी जर्नलिज्म की, किसी भी जर्नलिस्ट की, किसी भी ब्रॉडकास्टर की क्रेडिबिलिटी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग आपकी बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, लोग आपने जो कुछ कहा, जो दिखाया, उस पर सवाल पूछ रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बड़ा चैलेंज है। और आपके हिसाब से क्या टेलीविजन न्यूज आने वाले समय में इवॉल्व करेगी? अब तो आई फील सब कुछ हाइब्रिड हो गया है, हमारी जो भी आपकी ऑडियंस है वो डिजिटल पे भी होती है, वेबसाइट्स पे भी होती है, तो समय बदल रहा है। तो क्या टेलीविजन न्यूज बदलेगी? विल इट बिकम मोर इंटरैक्टिव? क्या आपको लगता है कि वो परिवर्तन ऑलरेडी आ गया है? आ गया है, इवॉल्व हो रही है धीरे धीरे। हमारा इतना बड़ा देश है, इतने बड़े लोगों के चॉइसेस हैं, अलग अलग भाषाओं के चैनल हैं, हिंदी, अंग्रेजी, फिर अलग तमिल, तेलुगु, बंगला, तो हर एक का अपना अपना अलग अलग फ्लेवर है, अलग अलग तरह के लोग उसको करते हैं। लेकिन अगर बाय एंड लार्ज आप देखें, मैं मानता हूं जो ब्रॉडकास्ट मीडिया है उसका सबसे पहला कंसर्न पब्लिक वेलफेयर है, लोगों का दुख दर्द, तकलीफ, ये सबसे पहले दिखाने का काम हमारे रिपोर्टर्स करते हैं। कोई भी त्रासदी होती है, उस समय इस बात की परवाह नहीं की जाती कि हमको एड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आप देखिए, न्यूज़पेपर के साथ ये लिमिटेशन नहीं होती, वो कुछ भी छापे, अपने नंबर ऑफ पेजेस बढ़ा सकते हैं, एड छाप सकते हैं, उनके रेवेन्यू अफेक्ट नहीं होता। हमारे यहाँ अगर एक उदाहरण में हमेशा मुझे याद आता है 26/11 का,
3 दिन तक 26/11 का वो एनकाउंटर चलता रहा टेररिस्ट के साथ. ऑल न्यूज चैनल्स वर शोइंग दैट एनकाउंटर नॉन स्टॉप. किसी ने कोई ब्रेक नहीं लिया. तो ब्रेक न लेने का मतलब है रेवेन्यू लॉस. तो 3 दिन का रेवेन्यू लॉस कितना हुआ होगा, लेकिन परवाह नहीं की. ये सोचा नहीं कि नहीं हम तो हमारी रेटिंग क्या होगी, हमारा रेवेन्यू क्या होगा, हमारी कमाई क्या होगी. ये नहीं. अभी भी कोई नेचुरल कोई कैलामिटी हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, उत्तराखंड में अभी बाढ़ आई थी, इतने लोग मर गए, तो 4-4, 5-5 घंटे नॉन स्टॉप न्यूज चलती है. एंड देयर इज नो कंसिडरेशन कि हम इसमें ब्रेक नहीं लेंगे तो क्या होगा. तो ये जो कंसर्न है हमारे रिपोर्टर्स का, कैमरा पर्सन का, जो लोग न्यूज रूम में काम करते हैं, सबका पहला कंसर्न है पब्लिक क्या देखना चाहती है, पब्लिक क्या जानना चाहती है, क्या हम पब्लिक उस नीड को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, कहीं हम पब्लिक के वेलफेयर के खिलाफ तो नहीं चले गए. ये हमेशा कंसर्न है. मैं आपको अभी रिसेंट उदाहरण बताता हूँ. पिछले कोरोना की वजह से पूरे देश में एक बिल्कुल हाहाकार का वातावरण है और बहुत सारे शमशान घाट से, कब्रिस्तान से रिपोर्ट्स आ रही थी कि लाशें बड़ी इंतजार कर रही हैं. कब्रिस्तान में एक साथ 30-40 ऐसी लाशों को जलाना पड़ रहा है. और 1-2 दिन हम सब लोगों ने वो दिखाया, लेकिन फिर ये एहसास हुआ कि इससे पब्लिक को बहुत तकलीफ होगी. आज के वक्त में देश की जनता को हिम्मत चाहिए, उम्मीद चाहिए, होप चाहिए, विश्वास चाहिए कि नहीं हम इससे निकल पाएंगे, हम इससे लड़ पाएंगे. ये लाशें देख के, ये कब्रिस्तान की कब्रें देखकर और लोगों के मन में बहुत डिमोरलाइजेशन. तो फिर ये बाइड लाज हमने तय किया कि नहीं इसको कम करेंगे, फिर तय किया कि नहीं दिखाएंगे. ये पब्लिक की भावनाओं का सम्मान करते हुए और देश की जरूरत क्या है इसका ध्यान रखते हुए ऐसे न्यूज तय. और आपने 26/11 की बात की तो मुझे ध्यान में आया कि उस वक्त मीडिया पे ये कहा गया था कि काफी मीडिया ट्रायल होता है और अभी भी कभी-कभी पब्लिक डेफिनेटली मीडिया के बिना, मीडिया इज अ फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्तंभ है हमारी डेमोक्रेसी का. परंतु कभी-कभी मीडिया को ये क्रिटिसिज्म मिलता है कि मीडिया ट्रायल हो रहा है या फिर न्यूज बड़ी नेगेटिव है. तो इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, नेगेटिव न्यूज का तो मैंने अभी एक उदाहरण बताया आपको, ये कब्रिस्तान और ये इस खबर का. अब देखिए, मान लीजिए कोरोना से लोग तड़प रहे हैं, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही, ऑक्सीजन नहीं है, तो हम ये तो नहीं कह सकते नहीं सब ठीक है, सबको ऑक्सीजन मिल रही है, सब खुश, नहीं कह सकते. अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिव दिखाना पड़ेगा, लेकिन उस नेगेटिव को किस सीमा तक ले जाना है ये जरूर हम लोग सोचते हैं. मैं आपको एक उदाहरण देता हूं. हमारे स्क्वाड्रन लीडर अभिनंदन, जब उनको पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था तो बहुत सारे वीडियोस आए जब उनको वहां की पब्लिक ने पकड़ा, मारा. तो सोशल मीडिया पर ये सारे वीडियो दिखाए जाते, लेकिन मेन लाइन ब्रॉडकास्टर्स ने, न्यूज चैनल से वो नहीं दिखाए. क्यों? हमें लगता है कि हमारे एक सिपाही, उस वक्त पता नहीं था वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन लगा हमारे एक सिपाही को अगर पब्लिक मार रही है और उनका खून बह रहा है, वो तकलीफ में है, कि देख के लोग का मन बहुत दहलेगा, बहुत दुख होगा लोगों को. और जो हमारी शान है, हमारी फौज, हमारे जिनकी बहादुरी पर हम नाज करते हैं, उसको लेकर के लोगों के मन में तकलीफ होगी. तो ये नहीं दिखाया. ये फैसले वक्त पर लिए जाते हैं और ये कई बार ये बड़े मुश्किल फैसले होते हैं कि नहीं दिखाएं कि नहीं दिखाएं, किसको दिखाएं, किसको रोकें. लेकिन बाय एंड लार्ज मुझे लगता है एक जिम्मेदारी का एहसास है. वो जिम्मेदारी का एहसास हर रोज दिखता है. तो आपके इतने लंबे करियर में आपने बहुत से लोगों को इंटरव्यू किया है, ऐसा कोई है जिसे अभी तक नहीं किया और आप करना चाहते हैं? कोई तो होगा. अब पिछले साल भर मैं चाहता तो डोनाल्ड ट्रंप मुझे लगता है बड़े आइडियल कैंडिडेट होंगे. और वो जब यहाँ आए इंडिया, जब वो अहमदाबाद में आए, उसके बाद दिल्ली में डिनर में मैं उनसे मिला भी, मैं उनसे काफी देर बाद भी उनको बताया आपकी अदालत क्या कॉन्सेप्ट है, और ही लाइक्ड इट. और फिर पूछने लगे कि where does he sit? Then he asked, फिर मोदी जी की तरफ इशारा करके पूछा, has he come and sat there? I said yes, he has been there twice. तो बड़ी मेरी तमन्ना थी. मुझे लगता है कि वो आइडियल कैंडिडेट है, जिस तरह से वो जवाब देते हैं, जिस तरह बोलते हैं. और भी कुछ लोग हैं जो हमारे देश में हैं, वो आना नहीं चाहते, उनकी अपनी कुछ शर्तें हैं जो मैं शर्तें मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि मैं कहता हूँ देखिए
सवाल तो मैं पूछूं, आप मत जवाब दीजिए, पब्लिक को पता चल जाए कि आप जवाब नहीं देना चाहते। तो ऐसे हैं कई लोग। तो राजा जी, बाहर से आपकी लाइफ बहुत ग्लैमरस लगती है, देखने में लगती है कि बहुत ही बड़े मीडिया स्टॉलवर्ड हैं जो प्राइम टाइम टीवी पे रोज टेलीविजन में आके लोगों से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आज ये अपॉर्चुनिटी यूज करूंगी मैं आपसे पूछने के कि आपकी लाइफ के चैलेंजेस क्या होते हैं जो लोगों को दिखाई नहीं देते हैं, किन कठिनाइयों और परेशानियों को पार करके आप यहाँ तक पहुंचे और आपके क्या डे टू डे चैलेंजेस होते हैं। देखिए, एज ए न्यूज पर्सन सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमसे कोई गलती ना हो जाए, और उसके लिए हर वक्त आईज ईयर्स ओपन रखना, अपने आप को प्रिपेयर्ड रखना। और जिस तरह से दुनिया फैल रही है, जिस तरह से दुनिया भर की खबरें एक साथ आती हैं, उतना वक्त नहीं है हमको। अब वैक्सीन बनी है, उसकी एफिकेसी पर कैसे बोलें बगैर समझे। अगर किसी वैक्सीनेशन को लेकर सवाल उठाए गए हैं, कैसे हम जवाब दें? कोरोना का इलाज क्या है? ये जो नया म्यूटेंट आया है, ये क्या पहले वाले से ज्यादा खतरनाक है? ये ज्यादा लोगों को पकड़ रहा है, परिवार के परिवार क्यों? ये रोज मैं कोरोना का एग्जांपल से दे रहा हूं क्योंकि सबके दिमाग में आजकल ये सवाल है। हर वक्त ये चीजें होती हैं। कभी इंटरनेशनल इश्यूज हैं, उनसे रिलेटेड खबरें होती हैं। तो सब कुछ जानना, सब पर फैसला करना और ये इंश्योर करना कि हमसे कहीं गलती ना हो जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है। दूसरा चैलेंज ये होता है कि ये जो बाहर से दिखती है ग्लैमरस वर्ल्ड, उसको देख करके लोग सोचते हैं कि बस आए और टीवी पे बैठे बोल दिया और काम हो गया। उनको नहीं मालूम कि हर रोज जो मैं रात को 9 से 10 आज की बात करता हूँ, उसके पीछे कई कई घंटे की मेहनत होती है। लिखना, काटना, फिर सोचना ये कहूँ, ये कमेंट, ये लोगों को समझाना, ये बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि लोग समझते नहीं है। लोग सोचते हैं कि नहीं ठीक है। अब लोग चाहते, अगर मेरा 9 बजे शो है, लोग चाहते हैं 8 बजे कोई बात करना, 8:30 बजे कहना, या अपने घर पर बुलाना। और जब मैं कहता हूँ कि नहीं मेरा शो है, लोग सोचते हैं क्या हो गया, शो तो रोज ही करते हैं, आज हमारे यहाँ डिनर है, आज हमारे शादी, आप आ जाइए। ये बड़ा मुश्किल चैलेंज लोगों को समझाना और ये बताना कि ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं एरोगेंट। मैं कभी नहीं चाहता कि कोई सोचे कि मैं एरोगेंस है। अब मैं रात, कई बार ऐसा हुआ है कि मैं 9 से 10 शो करता हूँ, 10 बजे शो करने के बाद फिर किसी की शादी हो, फिर किसी घर में कोई फंक्शन हो, फिर जाता हूँ कई बार रात को 11 बजे, 12 बजे। जब शादियों का सीजन होता है, अगर 4 शादियां अटेंड करनी पड़े तो रात को 2 बजे तक यही सिलसिला चलता है। लेकिन लोग इसको समझ नहीं पाते, तो ये बड़ा चैलेंज होता है लोगों को समझाना। ये मेरे जिंदगी के चैलेंजेस हैं। बाकी लोगों को क्या है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं कोशिश, मुझे बस एक ही चीज लगती है कि ये दिन थोड़ा सा और 4-6 घंटे मिल जाते तो और कर पाता। सुबह मैं जल्दी उठता हूँ 5, 5:30 बजे, और रात को 11, 11:30 बजे तक तो मैं काम बहुत करता ही हूँ, लेकिन वो इनफ नहीं है। दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, बहुत तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं, एंड इट इज नेवर एंड। ग्रेट। तो जब तो आपने क्या ही दिया कि आप मोस्टली काम ही करते हैं, तो जब काम नहीं कर रहे होते तो वीकेंड पे क्या करते हैं? एक दिन तो छुट्टी लेते होंगे? छुट्टी नहीं है, मतलब जो वीकेंड जिसे कहते हैं ना लोग, सैटरडे संडे शो नहीं है शाम को, तो मैं काम करता हूँ, फिर घर से काम। आई ऑफिस एट होम, तो अब तो फिर लोगों से मिलना जुलना नहीं होता, तो अब जो बाकी टाइम बचता है वो फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या अब जो किसी को एड्रेस करना है, बात करनी है, इस तरह से एवरी सैटरडे संडे देयर आर सम एंगेजमेंट और द अदर, उसके लिए प्रिपेयर करना। लेकिन जो भी टाइम बचता है वो फिर मैं परिवार के साथ बिताना पसंद करता हूँ। और परिवार के साथ भी सबको मालूम है, फिल्में देखना अच्छा लगता है, तो एक शौक है, और क्रिकेट मेरा दूसरा पैशन है। तो ये 2 चीज है। लेकिन अब बीच बीच में मैं क्रिकेट देखना बंद कर देता हूँ अपने आप को, बिल्कुल। मुझे लगता है इतना टाइम जाता है इसमें, और सारा दिमाग उसमें लगा रहता है, अच्छा ये बॉल ऐसे क्यों फेंक दिया, फिर ये क्यों कर दिया, फिर जो मेरे दोस्त है क्रिकेटर्स उनसे फोन पर बात। तो मैं कई दिन फिर ये करता हूँ, नहीं कुछ भी हो जाए नहीं देखूंगा। तो फिर मेरी वाइफ है, वो मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करते, वो कहते हैं अभी फिर तुम्हारा पैशन है, मैं अच्छा लगता है, देखो कोई बात नहीं, जाने दो टाइम, और बहुत कुछ करते हो, इतना कुछ करते हो, तो फिर देखता हूँ। तो ये टाइम भी ऐसे ही बीतता है।
तो दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, बस यहाँ तक आप पहुंच गए, अब आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट? कुछ सोचा है कि आगे इंडिया टीवी के लिए, आपके लिए आगे क्या, व्हाट आर द नेक्स्ट? अब मेरा मिशन, जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम और अच्छे से करता रहूं। एक तो ये है, जैसे अब आज की बात करते हैं, इंडिया टीवी चलाते हैं, आपकी अदालत करते हैं, ये अच्छे से करता रहे। इसके आगे सिर्फ ये सोचता हूँ कि इस समाज ने, इस देश ने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ दूसरों के लिए। तो उसके लिए मैं कुछ कुछ चीजें करता रहता हूँ और इस तलाश में रहता हूँ हमेशा, और क्या करें, कुछ बड़ा करें, मैं कैसे इस ऋण को चुकाऊं, लोगों ने मुझे जो इतना प्यार दिया है, मैं उनके लिए क्या करूं। अब यही मेरा अगला मिशन। बिल्कुल। अब एक्चुअली यहाँ पे स्टूडेंट्स आपसे, 2 स्टूडेंट्स हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। तो अमीशा है और एक तन्वी है। तो हाँ, अमीशा, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। गुड आफ्टरनून सर। सर, पेरेंट्स अक्सर कहते हैं कि जर्नलिज्म इज डेंजरस। आप ये क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन स्टूडेंट्स को जिनको जर्नलिज्म लेना चाहें? डेंजरस तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन ये है मुश्किल का। ये इतना ग्लैमरस नहीं है जैसा दिखता है। इसके पीछे मैंने जिक्र किया कि मेहनत होती है, लेकिन थोड़ा खतरा तो है, मुश्किल तो है। देखिए, आजकल हमारे रिपोर्टर्स, हमारे कैमरा पर्सन कोरोना पेशेंट के पास जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, हॉस्पिटल्स में जाकर के पीपी किट पहन के, कहीं हजारों की भीड़ है, खतरा है, मास्क पहन के उनके बीच में जाके करते हैं, बीमार होते हैं, फिर उठते हैं, फिर वापस जाते हैं। दे आर लाइक वॉरियर्स। अगर मान लीजिए लड़ाई हो जाए, इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाए, इंडिया चाइना वॉर हो जाए, दे विल बी गोइंग राइट देयर ऑन द फ्रंट एंड रिपोर्टिंग फ्रॉम देयर। तो लेकिन ये सब तो नहीं ऐसा करते, सबको ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। लेकिन जो अच्छा बनना चाहते हैं, जो बड़े बनना चाहते हैं, आपको एक चीज तय करनी पड़ेगी, अपना सुख चैन छोड़। आप अच्छे जर्नलिस्ट बने और साथ साथ सोचे कि मैं फिल्म भी कर लूं, मैं दोस्तों के साथ पार्टी भी कर लूं, मैं पिकनिक भी चले जाऊं और मैं छुट्टियां भी मना लूं और मैं आराम से सो के उठूं, वो नहीं सकता। अगर आपको अच्छा बनना है, बड़ा बनना है, अच्छा जर्नलिस्ट बनना है, तो इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ एफर्ट। एवरेज बनना है तो कोई बात ही नहीं। और मैं जानता हूं कि पेरेंट्स को इसलिए चिंता रहती है, वो देखते हैं कि जब जर्नलिस्ट पर अटैक होते हैं, कभी कोई गलती कर दे तो उसके खिलाफ केसेस हो जाते हैं। वो मैं आपके पेरेंट्स से और आपसे कहना चाहूंगा, उससे डरना नहीं चाहिए। वो तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। फौज में भर्ती होंगे और कहेंगे कि हमें गोली ना लगे, ऐसे कैसे हो सकता है? जब वॉर होगी तो गोली भी चलेगी, तो खून भी निकलेगा, चोट भी लगेगी। तो ये तो पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। जिस चैलेंज के लिए तैयार होना वो ये है कि जिंदगी के सुख छोड़ने पड़े, वो बड़ा चैलेंज। Thank you, sir. Thank you for answering the question. Tanvi, you want to ask? Yes, sir. So I wanted to ask कि आपने कहा कि आपकी कॉलेज लाइफ आपने एसआरसीसी से चालू की, जो कि बहुत ही अच्छे नोट पे चालू की। So ऐसा क्या रियलिटी चेक मिला आपको कि आपने फोकस किया जर्नलिज्म के ऊपर एंड आपने चालू किया ये जर्नलिज्म का सफर? एक्चुअली उस समय तो ये नहीं पता था कि जर्नलिस्ट बनना है, क्या करना है। ये तो जब बन गए तब पता चला जर्नलिस्ट बन गए। उसके बाद फोकस करना शुरू किया। मैं तो जो हमारे समर हॉलिडेज हैं, जिसमें सारे के सारे जो कॉलेज के स्कूल थे, वो सब तो कहीं चले जाते थे छुट्टी पे अपने परिवार के साथ। मैं कहीं जा नहीं पाता था, तो मैं सोचता था समर जॉब कर लूँ, कुछ नौकरी कर लूँ, कुछ थोड़े से पैसे कमा लूँ। तो जब मैंने बीकॉम किया, फिर एमकॉम किया और सोचता था अब लेक्चरर बन जाऊंगा, और उसके लिए इंटरव्यूज वगैरह दे रहे, लाइनअप किए थे। उस दौरान वो जो छुट्टियां थी 2-3 महीने की, उस दौरान मैंने आनंद बाजार पत्रिका के कॉलमिस्ट थे जनार्दन ठाकुर, बहुत नाम था उनका, बहुत रिस्पेक्ट थी। उनको एक रिसर्चर की जरूरत थी, तो मैंने 3 महीने उनसे जॉब लिया रिसर्चर। अब मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता था, उनको देता था, जिसके बेसिस पे वो स्टोरी लिखते थे और वो अखबारों में छपती थी। तो पहली जो रिपोर्ट हमने दी उस पर बहुत हंगामा हुआ। ये बात है 1982 की। तो बहुत उस पर हंगामा हुआ। फिर दोबारा मैं कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया, वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनी। चंद्रा स्वामी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लेके आया, एशियाड के बारे में इंफॉर्मेशन थी।
तो उनको लगा कि ये मैं बहुत काबिल हूँ, बहुत सारी इंफॉर्मेशन लेकर आने की शक्ति मुझ में है। तो रिपोर्टर था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं रिपोर्टर बन गया, मैं तो उनके लिए रिसर्च करता। फिर धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि खबर लेके आना, उसको ठीक से लिखना और वो सही तरीके से छप जाए, उससे कितना बड़ा, कितनी रिस्पेक्ट मिलती है। तो जिसको कहते हैं वो मजा आना। आई रियली स्टार्टेड एंजॉयिंग दिस। ये जो लोग कह रहे क्या आपने स्टोरी करी, क्या निकाल लाया। देन आई ज्वाइन ऑनलुकर मैगजीन एज ए ट्रेनी रिपोर्टर। और पहला मुझे ध्यान है उनका एक मुझे टेलीग्राम उस जमाने में होता, टेलीग्राम आया, टेलीग्राम में लिखा था हम आपको 750 रुपए महीना देंगे। तो मुझे लगा नहीं, पैसे चाहे कितने भी मिले, ये काम बड़े मजे का, बिकॉज आई वॉज एंजॉइंग माई वर्क। तो फिर ये सफलता मिलती। देवांश, you want to ask something? Thank you, sir. So, जी सर, तो कोई ऐसा सवाल है अपने किसी गेस्ट से पूछना चाहते थे और अब अनिश्चित थे, उसका महत्व समझ में आया? आप कह रहे हैं कि कोई सवाल पूछना चाहते हो और उस वक्त नहीं पूछ पाए? कोई ऐसा सवाल जो आप पूछना चाहते थे, पूछने से पहले आप अनिश्चित थे, पर जब आपने पूछा तो आपको उसका महत्व समझ में आया? असल में जब आपकी अदालत कर रहे होते हैं ना देवांश, तो ये पता नहीं होता, ये सोचते नहीं है कि ये पूछूं नहीं पूछूं, अब देखा जाएगा ये सोच के। और बहुत सारी चीजें तो मुंह से निकल, जैसे आपको एक उदाहरण बताता हूँ। कई लोगों से लोग डरते हैं सवाल, जैसे मोदी जी हैं, इनसे सवाल पूछने में सब डरते हैं, क्योंकि बड़ा एकदम कसा हुआ उल्टा करारा जवाब देते। तो मैंने जब ये आपकी अदालत में, तो मेरे मुंह से निकला, मैंने प्लान नहीं किया हुआ था, इन्होंने ये कुछ बात कर रहे थे कि कम्युनिज्म और हिंदू मुसलमान, इसकी चर्चा चल रही थी। तो मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है, वो आपको कहते हैं आप कुत्ते के पिल्ले के बड़े भाई। अब कह तो दिया, फिर मुझे डर लगा, दिल धड़का, अब कह दिया, लेकिन वो ही न्यू माई इंटेंशन मेरे खराब नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप उनको जाके ये बता दीजिए कि कुत्ते से ज्यादा वफादार दूसरा कोई नहीं होता। तो मेरी इस देश की बहुत अच्छा जवाब उन्होंने दिया। तो कई बार ऐसे मुंह से सवाल निकलते हैं कि वो फिर लगता है अरे यार क्या पूछ लिया। उमा भारती जब आपकी अदालत में आई थी, ये कई 20 साल पहले की बात है, वो शी वाज यंग, डायनामिक, और तभी पॉलिटिक्स में आई थी और बहुत अच्छा भाषण देती थी और थोड़ा जवाब दे रही थी मेरे सवालों के। तो मेरे मुंह से निकला कि जब लोग आपको सेक्सी सन्यासी कहते हैं तो आपको कैसा लगता है? कह तो दिया, फिर दिल धड़का, अरे यार ये क्या कह दिया। उन्होंने ऐसे मुंह पे हाथ रखा, वो बनाया, कहा मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी आप ऐसी बात पूछेंगे। तो लेकिन वो ये स्पॉन्टेनियस होता है। बाल ठाकरे जब आपकी अदालत में आए, तो मैंने उनसे पहला ही सवाल ऐसा पूछा कि मैंने पूछा कि बाला साहब, सुना है मुंबई आपके नाम से कांपती है। तो मुझे लगा अब ये मुझे बताएंगे कि अच्छा भाई, और वहां शिव सैनिक बैठे थे सारे, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ कांपना ही चाहिए, मुझे नहीं कांपेगी कि आपको कांपेगी। तो ये सामने वाले के जवाब पर, और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि किसी ने इस बात का बुरा माना हो कि मैंने ये सवाल क्यों पूछ लिया, क्योंकि हमेशा लोगों को लगा कि इंटेंशन ठीक है और पूछने का अंदाज ठीक। ये ऐसे कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि कोई चीज मुंह से निकल जाती है, कोई सवाल पूछ लेते हैं। कई लोग ऐसे हैं जरूर कि जिनको मैं बहुत प्यार से सवाल पूछना चाहता था, लेकिन वो प्रोग्राम हो नहीं पाए। जैसे यूसुफ साहब, जो दिलीप कुमार मेरे बहुत फेवरेट है हमेशा से, उनके साथ आपकी अदालत हम कर नहीं पाए। बहुत बार प्लान किया, बात की, एक बार तो मैंने पूरा दिन उनके साथ बिताया डिस्कस करते हुए कि आपकी अदालत में आप क्या पूछेंगे, हम क्या जवाब देंगे, कैसे होगा, बट वो सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि वो हो नहीं पाए। तो वो तड़प मेरे मन में जरूर है। ग्रेट। किसी और को भी सवाल पूछना है? सो ओके, ग्रेट। थैंक यू टू द स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। और हाँ जी, तो सही बात है रजत जी, आप बहुत ही मुस्कुराहट के साथ काफी कठिन सवाल पूछ लेते हैं और बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग हो जाता है ऑडियंस के लिए। तो बस आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, कोरोना चल रहा है, एक मैसेज दीजिए सबको फिटनेस
के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि आप तो बहुत सालों से ही सेम लग रहे हैं, तो आप तो बिल्कुल ही एज कर नहीं रहे हैं, तो आप बताइए कि क्या सीक्रेट है? देखिए, फिटनेस का एक ही सीक्रेट है, वो है डिसिप्लिन, अनुशासन। डिसिप्लिन तो होना ही चाहिए। वो सोने का डिसिप्लिन, उठने का डिसिप्लिन, खाने का डिसिप्लिन और मन को शांत रखने का डिसिप्लिन। मैं बहुत पानी पीता हूं, बहुत लिमिटेड खाना खाता हूं। माई डिनर इज एट 6:30 इन द इवनिंग। ऐसी छोटी छोटी चीजें, एंड आई वर्कआउट, वो मैं 1 घंटा रोज रखता हूं इस बात के लिए। काम और सब कुछ वर्कआउट के अराउंड। लोग सोचते हैं कि अच्छा पहले काम खत्म कर ले फिर वर्कआउट कर ले, पहले ये कर ले फिर वर्कआउट कर ले, ये कॉल आ गया, आज देर से उठा, रात को पार्टी थी। नहीं, मेरे तरीका ये है कि मैंने अगर सुबह 8 से 9 वर्कआउट का टाइम रखा है, तो एवरीथिंग एल्स विल हैव टू वर्क अराउंड दैट। आई मस्ट बी देयर, आई मस्ट गेट ऑन टाइम, एंड आई एम देयर इन द जिम एट 8 o'clock, 9 o'clock आई फिनिश, देन आई डू अदर थिंग्स। ये जरूरी है। खाने पर डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। कम खाना जरूरी है, चबा के खाना जरूरी है। ये सारी ऐसी बातें कोई सीक्रेट नहीं है, सब जानते हैं। हम सब इनको अच्छी तरह जानते हैं कि क्या करना चाहिए। सारी दुनिया में नॉलेज अवेलेबल है, यूनिवर्सल है, इन वर्ल्ड एवरीबडी नोज, बट इंप्लीमेंट नहीं करते। तो मैं तो स्टूडेंट से यही कहूंगा कि भाई आप जो जानते हैं उनको इंप्लीमेंट करिए। और मैं ये मानता हूं कि जो सेंट जेवियर्स जैसे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, ये हमसे ज्यादा जानते हैं। आज के जमाने में मैं इनको फिटनेस के बारे में बताऊं, मैं इनको डाइट के बारे में बताऊं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। They know it. And the information is available in abundance, but उसको implement करना, to use that information to your advantage, वो जरूरी है। वो डिटर्मिनेशन की थोड़ी जरूरत होती है। और जो लोग वो करते हैं, यहाँ बहुत सारे चेहरे मुझे देख रहे हैं, वो आर लुकिंग फिट, तो ये लोग जरूर उस डिसिप्लिन को कायम रखते होंगे। लाइफ में फन भी होना चाहिए, लेकिन ये नहीं मैं कहता कि आप बिल्कुल साधु बन जाइए और सुबह सिर्फ योगा करिए और सांस ऊपर सांस नीचे करिए, और शाम को आप एंजॉय भी मत करिए, दोस्तों मत मिलिए, कोई दोस्तियां मत करिए, लड़की से मत मिलिए, कोई आदमी। तो ये सब करना है लाइफ में, आप सब कुछ सीखना चाहिए, देखना चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, लेकिन जो डिसिप्लिन है हेल्थ का, वो पालन तो करना, उसके अलावा दूसरा रास्ता। ठीक है, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया। रजत जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 4 लाइनें आपके लिए कहना चाहता हूँ, सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स के लिए, बिफोर आई फिनिश। जिंदगी में बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिखाएंगे। जो है वो भी खो सकता है, यहां कुछ भी हो सकता है, पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है। याद रखें, पर ये लम्हा तुमसे जिंदा है, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। बहुत ही बेहतरीन। रजत जी, पर्सनली बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। यू वर अ स्पॉट, आपने बहुत ही अच्छे से हर सवाल का जवाब दिया। It's been an absolute pleasure, delight, learning for me also to have this opportunity to interact with you. Thank you to Xavier's to calling me for doing this. I am indeed very, very grateful. बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you.